हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुलॉजी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। अगर आप मुझे फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा नाम ऋतु साहू है और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, या फिर हम लोग एक ऐसा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग टेक्निकल राइटिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये आपकी इंजीनियरिंग में 3rd सेमेस्टर का टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज तो सिर्फ सिलेबस डिस्कशन का काम हम लोग करेंगे, लेकिन इसके बाद आप मुझसे इस सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, है ना। तो फिर हम लोग इस सब्जेक्ट को लेके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज से आपका नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, आप मान के चलिए। ठीक है, और टेक्निकल राइटिंग में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, ये आज हम सिलेबस को देख के समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। ये मेरे बारे में थोड़ा डिटेल है, आप ज़रूर से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मुझे 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो सब्जेक्ट रहा है बीसीए। ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मेंटरशिप भी किया गया है, ठीक है, स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा। आप ये डिटेल्स देख सकते हैं। और आज के हम लोग टॉपिक पे आते हैं। वो टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि हम लोग देखने वाले हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग आपको एक नया टर्म लगेगा जब आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो आपको थोड़ी नई लगेगी कि हमारे सिलेबस में इस चीज़ का क्या काम। ठीक है, इंजीनियरिंग में हम लोग इस चीज़ को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको ये ऑब्वियसली नया सब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो सिलेबस आपका हम लोग ऊपर से नीचे देख लेते हैं स्लाइड्स को कि कितने सिलेबस में क्या क्या चीज़ें मैंशनड है ना। तो सिलेबस हम लोग जब देखते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि इसको मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। आपके पूरे सिलेबस को मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4। मॉड्यूल 4 में आपका पूरा सिलेबस क्या है, कंसाइज किया गया है। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या लिखा है और हमको क्या क्या पढ़ना है, ये चीज़ें मेंशन होती है। तो जो मेरे पढ़ाने का तरीका है उसमें हम लोग सिलेबस वाइज ही आगे के जो भी कंटेंट है उसको बनाएंगे और देखेंगे। ठीक है, तो सिलेबस मुझे ऐसा लगता है आपको पूरा गाइडेंस देता है कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। और मुझे ऐसा लगता है अगर आपने पूरा सिलेबस किया हुआ है तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन आपने पूरा सिलेबस कर रखा है वर्ड बाय वर्ड, टॉपिक बाय टॉपिक, तो आपको एक एज मिल जाता है कि आप उस टॉपिक के बारे में कुछ तो लिख सकते हैं, है ना। अगर आपने वो चीज़ें पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं या प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको आप डील करेंगे, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता, लेकिन आप पूरा सिलेबस को जब आप एक बार पढ़ते हैं तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको हर टॉपिक के बारे में लगभग नॉलेज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग को लेके ही बेस लेके ही चलेंगे, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, हमारा काम ये है कि अंडरस्टैंडिंग कैसे बनानी है ना। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हैं कि टेक्निकल राइटिंग को आपके 4 मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया। अब अच्छा चलिए इस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, टेक्निकल राइटिंग क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो टेक्निकल मतलब तो आप समझ सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, राइटिंग मतलब भी आप इन जनरल समझ सकते हैं, राइटिंग मतलब लिखना। ठीक है, चलिए अब टेक्निकली लिखने वाली चीज़ को टेक्निकल राइटिंग बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब जैसे कि एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, है ना, आप अपना रिज्यूमे भेजते हैं, तो आप उसमें क्या बोलना चाहिए, कवर लेटर लिख के भेजते हैं कि मैं ये हूँ, मेरी क्वालिफिकेशंस ये है, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मुझे इतना वर्क एक्सपीरियंस है। देन उसके बाद आप क्या करते हैं, उनको अपना डिटेल भेजते हैं, है ना। अब आपने डिटेल भेजते हैं, उसके बाद उसी के साथ कवर लेटर भी आप देते हैं। ठीक है, तो कवर लेटर ही एक टाइप का आपका टेक्निकल राइटिंग है। जैसे आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन अपने बारे में किसी और को दी। क्या किया आपने, कम्युनिकेट किया किसी और से, कम्युनिकेट किया आपने किसी और से। वो किसी और हो सकता है कोई कंपनी हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, या कोई पर्सन भी हो सकता है ना।
तो वो पर्सन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपने क्या किया, एक तरीके से उसको कवर लेटर लिखा। फिर जैसे आपने देखा कि कुछ टाइम में उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, उस मेल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप क्या करते हैं, फॉलो अप लेते हैं। एक बार 2 बार तो मिनिमम आप लोग फॉलो अप लेते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप अगर प्रोफेशनली किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस तरीके की टेक्निकल राइटिंग आनी चाहिए। अब देखो, मैंने कहा यहाँ पे कवर लेटर कहा, ठीक है? इसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ही समझा रही हूँ, ठीक है? फॉलो अप, उसमें भी आप क्या करते हैं, राइटिंग ही करते हैं, ठीक है? तो इसमें आप लिखते हैं कुछ कुछ एप्लीकेशंस को भी मान लीजिए, अभी एकदम बेसिक से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना? कोई एप्लीकेशन और लेटर्स जो हम लोग लिखते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें आ जाती हैं। कब आती है, जब आप प्रोफेशनली इस चीज़ को करते हैं। देखिए, आप इन जनरल भी राइटिंग करते हैं, ठीक है? उसमें इन जनरल में राइटिंग में आप कुछ भी लिख सकते हैं, उसका कोई एक फॉर्मेट नहीं होता है, और उसमें कंसाइज़ और क्लियर बातें भी नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि लिखी हो, है ना? जो चीज़ें ज़रूरी है उसको आपने अंडरलाइन नहीं किया है। तो इस तरीके से नॉर्मल भी हम लोग राइटिंग करते हैं। जब आप लोग नोट्स बनाते हैं तो हम लोग की पॉइंट्स पे लिखते हैं, है ना? वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमने नोट्स बनाया है वो की पॉइंट सामने वाला समझ जाए। अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहा है तो उसको वो चीज़ें समझ नहीं आएगी। तो टेक्निकल राइटिंग ये बोलता है आपको कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है, किसी भी जानकारी को एक से दूसरे इंसान तक या एक से दूसरे सोर्स और डेस्टिनेशन तक आपको वो चीज़ पहुंचानी होती है, ठीक है? तो टेक्निकल राइटिंग का यूज़ हम लोग मेनली क्या करने के लिए कर रहे हैं, कम्युनिकेट करने के लिए कर रहे हैं। और वो कम्युनिकेशन किस टाइप का होना चाहिए, आपका यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि वो कंसाइज और क्लियर हो, ताकि वो सामने वाले को अच्छे से समझ आए, ठीक है? इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उसमें क्या किया जाए, उसमें उस चीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, है ना? तो जो ज़रूरी काम की बातें हैं उसमें वो चीज़ सामने से हो, ठीक है? तो ये होता है आपका टेक्निकल राइटिंग। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक? तो आप जब कम्युनिकेट करते हैं टेक्निकल राइटिंग के थ्रू, तो आप प्रोफेशनली किसी चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं या कम्युनिकेट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे हैं। और वो कम्युनिकेशन तब अच्छा माना जाएगा जब वो कुछ बेसिक क्वालिटीज़ होंगी उस कम्युनिकेशन में या फिर उस राइटिंग में। जैसे क्लियर होना चाहिए, कंसाइज़ होना चाहिए, ठीक है? एक्यूरेट होना चाहिए, ऑर्गनाइज़्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ चीज़ें अलग जगह लिख दी हैं और बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसको आपने बाद में लिखा है। तो वो कंसाइज़ भी होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए, जो आपने डेटा डाला है उस राइटिंग में, ठीक है? तो वो आपका शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि आपने उसमें रैंडम कोई अप्रॉक्सिमेट डेटा डाल दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो क्या-क्या होना चाहिए? क्लियर, कंसाइज़, एक्यूरेट होना चाहिए, ऑर्गनाइज़ होना चाहिए और विजुअल्स होने चाहिए। मतलब आपने कोई चीज़ लिख दी, ठीक है? चलो आपकी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, ठीक है? मान के चलते हैं। तो आपकी अगर हैंडराइटिंग बहुत बुरी है तो सामने वाले को वो चीज़ें समझ आएगी क्या जो आपने लिखा है? नहीं। तो फिर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि विजुअली वो अपीलेबल होना चाहिए। अपीलेबल होना चाहिए मतलब वो प्रेज़ेंटेबल होना चाहिए। लोगों को समझ आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यूज़र फ्रेंडली तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं और इसी चीज़ को हमको पढ़ना है। जब आप प्रोफ़ेशनली अपनी बात कहीं रखते हैं, ठीक है? कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसको प्रोफ़ेशनली टेक्निकल तरीके से किस तरीके से करना है, उसको ही टेक्निकल राइटिंग बोलते हैं। आई होप मैंने ज़्यादा डिटेल में समझा दिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सिलेबस में मेंशन्ड क्या-क्या है ना? उसके हिसाब से हम लोग सिलेबस वाइज़ इस चीज़ को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो टेक्निकल राइटिंग का मेन आपका जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो इंट्रोडक्शन आपका दिया हुआ है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल्स क्या है टेक्निकल राइटिंग का कि क्यों क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है? उस चीज़ को देखना है। क्यों ज़रूरत है क्लियर और कंसाइज़ टेक्निकल राइटिंग की? मतलब आप ऐसे भी तो लिख के भेज सकते हैं ना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि एकदम क्लियर और छोटा उसको लिखा जाए, ऐसा नहीं होता। तो नीड क्यों है कि क्लियर पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी जाए, इसकी ज़रूरत क्यों है उसको देखेंगे, ठीक है? क्या-क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं टेक्निकल राइटिंग की, ये भी हमको आगे चल के देखना है। टाइप ऑफ टेक्निकल राइटिंग, ठीक है? तो टाइप्स क्या-क्या होते हैं? जैसे कि अगर आप टेक्निकल राइटिंग के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, तो हो सकता है कोई बिज़नेस प्रपोज़ल आप लेके जा रहे हैं या फिर
हो सकता है कोई रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं आप, या कोई भी हेल्प डॉक्यूमेंट्स हो सकता है जिसको आपको प्रिपेयर करना है उस राइटिंग के थ्रू, है ना। तो कितने टाइप के टेक्निकल राइटिंग होते हैं ये भी हमको पढ़ना है। बेनिफिट्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग, ठीक है भाई, बेनिफिट्स क्या है, हम ज़रूर यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमको कोई बेनिफिट मिल सके, और वो क्या क्या बेनिफिट है उसको हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। और टेक्निकल, मैनेजरियल एंड जनरल रीडर। अब रीडर के भी टाइप्स होते हैं कि आप जो टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा चीज़ राइट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो उसको कौन रीडर पढ़ने वाला है, ठीक है। तो वो जनरल भी हो सकता है, इन जनरल जो हम लोग आप इंक्लूड कर सकते हैं जिनकी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो चीज़ों को लेके, बेसिक बेसिक। और कोई ऐसे होंगे जिनको टेक्निकल टर्म्स पता होने चाहिए, जैसे कि टेक्निकल आप फील्ड से बिलोंग करते हैं और आपने जो टेक्निकल राइटिंग करी है तो वो उस टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड ही करी है, तो वो टेक्निकल पर्सन के पास होना चाहिए, ठीक है। और मैनेजर लेवल के जो लोग होते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई, मान के चलिए आपने कोई कंप्लेंट फाइल की है अपने कंपनी के हिसाब, कंपनी के अगेंस्ट, ठीक है, कंप्लेंट्स फाइल की है, वो कंप्लेंट आपने मैनेजर को दिया, ठीक है। तो मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, उस कंप्लेंट को चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उसको डिसीजन लेके क्या एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये मैनेजर लेवल का कोई रीडर हो सकता है, जनरल रीडर हो सकता है, ठीक है, और टेक्निकल रीडर हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रीडर्स होंगे। आई एम सॉरी। तो जिसको हमको देखना है, एक्सप्रेशन वर्सेस इंप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब आप कोई इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेस कर रहे हैं, इंप्रेशन मतलब आप उस इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे तरीके से, अगर बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको इंप्रेशन बोलेंगे, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं तो करेक्ट यूज किस, मतलब आपका जो करेक्ट यूज है, क्या क्या चीज़ों का करेक्ट यूज, नाउन को कहाँ पे यूज करना है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, पंचुएशंस, मतलब आपको जब आप राइटिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आप पैराग्राफ में आप बेसिक ग्रामर का ही यूज़ करके कोई भी चीज़ राइट करते हैं ना, कोई भी पैराग्राफ राइट करते हैं, तो उसमें कैसे कैसे यूज़ करना है नाउन का, प्रोनाउन का, वर्ब का, एडजेक्टिव, एकदम बेसिक सा चीज़ है ना। जब आप सबसे पहले कुछ चीज़ें लिखना शुरू करते हैं तो लिखने में भी आपको यही सारी चीज़ें सिखाई जाती है। आपको बचपन में याद होगा, आपने बचपन में यही सारी चीज़ें देखी थी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, पंचुएशन। तो आपको ये सारी चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, वो भी करेक्ट वे में कैसे यूज़ करना है, उसको आपको देखना है, ठीक है। तो ये आपका पहला मॉड्यूल बेसिक इंट्रोडक्शन है, किसका, आपका टेक्निकल राइटिंग का, जिसमें हम लोग को ये बताया जा रहा है कि क्या फंडामेंटल है और क्यों हम लोग इस चीज़ को लिखते हैं, पढ़ते हैं, और किस तरीके से इसको अच्छा बनाया जा सकता है ना। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी टेक्निकल राइटिंग के बारे में हो जाएगी इस मॉड्यूल में। देन सेकेंड मॉड्यूल में हम लोग आएंगे, तो सेकेंड मॉड्यूल अब थोड़ा डीपर जाएगा, ठीक है। डीपर जाएगा मतलब आपको यहाँ पे देखिए, इस मॉड्यूल को आपके 5 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 5 पार्ट्स में और डिवाइड किया गया है आपके कौन सा, मॉड्यूल 2 को, वो देख सकते हैं, परफॉर्मिंग टेक्निकल स्टडीज, ठीक है। परफॉर्मिंग टेक्निकल स्टडीज क्या होते हैं, देखिए अब डिफरेंट टाइप के टेक्निकल स्टडीज होते हैं, हमको उसको देखना है, ठीक है। जनरल मेथोडोलॉजी मतलब कुछ चीज़ें हैं जो जनरल मेथड्स को या फिर मेथड्स और कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करके कुछ कुछ चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। वो कुछ कुछ चीज़ क्या है, जैसे प्रपोजिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है। आप कोई प्रोजेक्ट को प्रपोज कर रहे हैं, कि जैसे कि आपके पास कोई प्लान है, आप उसको एज अ प्रोजेक्ट सामने वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को आप एक बार देखिए करके, है ना। गैदरिंग बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, आप जितने भी उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करेंगे, गैदर करेंगे, इकट्ठा करेंगे। डिज़ाइन टेस्ट प्लान, ठीक है। तो आप जब कोई भी राइटिंग करते हो तो उसको टेस्ट करना भी ज़रूरी है, तो आपको टेस्ट मतलब जो आपने प्लान किया है उसको भी टेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब आप उसके साथ साथ में क्या नई चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। रिपोर्टिंग रिजल्ट, ठीक है। लास्ट में जब आपने कोई टॉपिक कंफर्म कर दिया है तो उस चीज़ के बारे में आपको रिपोर्ट भी बना के देना होता है, ठीक है। रिपोर्ट बना के देना होता है और उस रिपोर्ट के हिसाब से हम लोग रिजल्ट डिसाइड करते हैं, ठीक है। रिजल्ट डिसाइड करते हैं, जैसे अगर मैं इन जनरल बोलूँ कि मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है, उसको मैं क्या करूँगी, एज अ प्रोजेक्ट मानूंगी अपने बिजनेस आइडिया को, और मैं प्रपोजल लेके जाऊँगी, और उस प्रपोजल के लिए जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है उसको गैदर करूँगी। फिर उसके बाद मैं उससे रिलेटेड प्लानिंग करूँगी, प्लान के हिसाब से कुछ डिज़ाइन करूँगी,
फिर एक्सपेरिमेंट करूंगी कि क्या नई चीज़ें करी जा सकती है, और उसके बाद मैं उसका रिपोर्ट जनरेट करूंगी। रिपोर्ट जनरेशन के बाद क्या होगा, उस रिपोर्ट जनरेशन के बाद ही आपका रिजल्ट बताया जाएगा कि आपका जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट किया गया है या नहीं एक्सेप्ट किया गया है। तो इस तरीके से मॉड्यूल 1 में परफॉर्मिंग टेक्निकल स्टडीज का इम्पोर्टेंस है ना। तो ये जो आपका पहला पार्ट हो गया है ना। अब दूसरे पार्ट में बात करते हैं राइटिंग स्ट्रेटेजीज। ठीक है, तो राइटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होता है कि आप अपने राइटिंग जो टेक्निकल राइटिंग है उसको कैसे अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे अच्छा बना सकते हैं, एनालिसिस ऑफ रीडर्स किस टाइप के हैं, मैंने बताया ना अभी, जनरल रीडर, टेक्निकल रीडर, और उसके बाद फिर मैनेजर लेवल के जो रीडर्स होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस रीडर के लिए लिखना है ना, राइटिंग किस रीडर के लिए कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ का एनालिसिस करना पड़ेगा। स्कोप ऑफ राइटिंग, ठीक है, एरिया आपको पता होना चाहिए कि आप जो पर्टिकुलर चीज़ लिख रहे हो उसका एरिया क्या है, आप उसकी बिलोंगिंग क्या है ना। तो अगर आपको बिलोंगिंग पता है तो फिर आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो उस हिसाब से। पर्पस, अगेन पर्पस और ऑब्जेक्टिव तो मस्ट टू डू है कि आपको पता होनी चाहिए कि आप किस पर्पस से उस चीज़ को लिख रहे हैं और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है तो आपका जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छे से बनेगा और आप उसको फॉलो कर पाएंगे, है ना। तो आप जब भी कुछ लिखते हैं, जैसे कि जॉब अप्लाई करने के लिए आप लिख रहे हो, है ना, तो जॉब अप्लाई करने के लिए लिख रहे हो तो उसके लिए स्ट्रेटेजी तो बनाओगे कि मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है, और मैं इस टाइप के रीडर के लिए लिख रही हूँ, मेरे जो पर्पस और ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने चाहिए, इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, है ना। तो वो क्या हो जाता है, राइटिंग स्ट्रेटेजी हो जाता है। थर्ड वन इज डॉक्यूमेंट ऑप्शंस। ठीक है, तो अगर आप कोई डॉक्यूमेंट सबमिशन कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट के नाम पे रिज्यूमे की बात कर रही हूँ, है ना, एग्जाम्पल जब हम लोग उसी तरीके से ले रहे हैं तो हम इसको भी समझते हैं। रिज्यूमे में क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑप्शंस है, डॉक्यूमेंट हायरार्की, ठीक है, किस तरीके से लिखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका पर्सनल डेटा क्या है, ये सब चीज़ एक हायरार्की को फॉलो करता है ना। तो उस तरीके से आपको एक डॉक्यूमेंट का हायरार्की क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। रिपोर्ट टाइप कि आप रिपोर्ट जनरेट करके देंगे तो वो किस टाइप का होगा और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। अगेन मैंने बताया कि रिपोर्ट जब आप जनरेट करते हैं उसके बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलता है, और वो रिजल्ट सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चीज़ कंफर्म करता है ना। तो ये डॉक्यूमेंट ऑप्शन हो गया। तो आपका जो थर्ड पार्ट, उसमें आप डॉक्यूमेंट ऑप्शन के बारे में देखते हैं। अब आपका फोर्थ वन है क्राइटेरिया फॉर गुड टेक्निकल राइटिंग। तो क्राइटेरिया फॉर गुड टेक्निकल, अब देखो ऐसा नहीं है कि टेक्निकल राइटिंग कर रहे हैं तो कुछ भी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो गुड अच्छा होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि टेक्निकल कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, कि जो चीज़ों की ज़रूरत है वही चीज़ है, और वो प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। लैंग्वेज स्किल, आप अगर इन जनरल मैं आपको बता के देती हूँ कि आप गुड टेक्निकल राइटिंग किसको बोलेंगे, जिसमें कंटेंट कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो, ठीक है। दूसरा वो प्रेजेंटेबल हो, जैसे कि राइटिंग अगर अच्छी है तो वो प्रेजेंटेबल लगेगी। लैंग्वेज में कमांड अच्छी हो, कहाँ पे पंचुएशन मार्क्स का यूज करना है वो आपको पता है, ठीक है। पंचुएशन मार्क्स क्या होते हैं, जस्ट लाइक डॉट होता है, कॉमा होता है, सेमीकोलन होता है, ये सारी चीज़ों का कैसे आपको यूज़ करना है, ये क्राइटेरिया होता है गुड टेक्निकल राइटिंग का। तो आपको अपनी राइटिंग बहुत अच्छी बनानी है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से टेक्निकल राइटिंग करने के लिए क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है। देन आपका फिफ्थ जो पार्ट है उसमें राइटिंग स्किल के बारे में बताया गया, ठीक है, कि आप किस तरीके से, एलिमेंट्स क्या क्या होंगे स्टाइल के, एलिमेंट्स क्या क्या होंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग स्किल। देखिए बहुत टाइप्स के आपके पास राइटिंग स्टाइल होंगे, उसके एलिमेंट्स भी देखने हैं आपको और उसका एग्जाम्पल भी देखना है इस वाले पार्ट में। रिकमेंडेड स्टाइल, ठीक है, लर्न प्रिपेयर इफेक्टिव एलस्ट्रेशन, ठीक है। एलस्ट्रेशंस मतलब क्या है, विजिबल, आपका जो विजुअल जो आप यूज़ करते हैं अपने राइटिंग्स में उसको क्या बोला जाता है, इफेक्टिव इलस्ट्रेशंस, ठीक है। तो आप किस तरीके से पोर्ट्रे करते हो आपके पूरे आइडिया को, आपकी पूरी राइटिंग को, वो चीज़ है जो इसमें आप क्या करते हो, राइटिंग स्टाइल का यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 5 पार्ट्स हैं मॉड्यूल 2 के, ठीक है।
वन बाय वन हम लोग इसको देखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तो ये तो ब्रीफिंग हो रही है सिलेबस की, तो आपको घबराना नहीं है कि ये चीज़ें क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है। हम लोग भाई उसी लिए अवेलेबल है ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में सिखाया जाए, बताया जाए, है ना। तो अभी तो इन जनरल आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाइए कि सिलेबस ये है और हमको ये चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और बाकी आपको अच्छे से समझाने की जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। चलिए, अब मॉड्यूल 3 में फॉर्मल रिपोर्ट्स, ठीक है, कैसे क्रिएट किए जाते हैं फॉर्मल रिपोर्ट्स और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, उसके बारे में बताया गया है। मैंने बताया था लास्ट में, आप लोग जब सारी चीज़ें कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर, टेस्ट, डिज़ाइन, प्लानिंग, ऑल थिंग्स आर डन, देन उसके बाद आप लोग आते हैं रिपोर्ट जनरेशन में। तो रिपोर्ट जनरेशन लास्ट में किया जाता है, ठीक है। और उसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स होते हैं। तो वो वेरी करता है कि कौन से रिपोर्ट्स आपको आपकी कंपनी या फिर आपके बॉस के द्वारा मांगा गया है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। द आउटलाइन एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है। फॉर्मल रिपोर्ट्स में क्या होता है, आउटलाइन होता है और इंट्रोडक्शन भी होता है। मतलब कि क्या क्या आउटलाइंस में क्या क्या होगा, टाइटल होगा, फ्रंट मैटर होगा कि भाई इसका सब्जेक्ट क्या है, मेन पर्पस क्या है, वो चीज़ लिखेंगे। राइटिंग द इंट्रोडक्शन, जैसे कि आप लोग जनरली जब कोई भी चीज़, जैसे मैं आप लोग ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो ऐसे का बेसिक फॉर्मेट है कि पहले आप इंट्रो लिखोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे बॉडी होगी, ठीक है, देन उसके बाद कंक्लूजन होगा, आप कंक्लूजन लिखते हैं, है ना। तो ये एक बेसिक आपका फॉर्मेट होता है जिसको आपको फॉलो करके आप कोई भी अच्छे तरीके से राइटिंग करते हैं, है ना। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे फॉर्मल रिपोर्ट, तो उसमें क्या होगा, आउटलाइन भी होगा, ज़रूरी चीज़ें, टाइटल और फ्रंट मैटर ये सब लिखेंगे, और उसके बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे उस चीज़ का, है ना। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मल रिपोर्ट्स और इनफॉर्मल रिपोर्ट्स की, जिसमें हमने आउटलाइन, टाइटल, फ्रंट मैटर के बारे में देख लिया था। अब राइटिंग द बॉडी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक इंट्रोडक्शन आपने प्रॉपर लिखा है, उसके बाद आप बॉडी पे आएंगे, है ना। तो बॉडी पे क्या क्या रहेगा, राइटिंग अ प्रोसीजर कैसे फॉलो करने हैं, कौन कौन सा स्टेप्स फॉलो करना है ना। डिस्क्राइब प्रोसेसेस, उन्हीं प्रोसेसेस को, नंबर ऑफ प्रोसेसेस को या नंबर ऑफ स्टेप्स को क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे कि किसका क्या क्या काम होता है ना। देन आपका है राइटिंग टेस्ट रिजल्ट, ठीक, आपने जो लिखा है उसको टेस्ट करने के लिए, उस रिजल्ट को टेस्ट करने के लिए आप उसको यूज़ करते हैं। देन उसके बाद आ जाता है आपका राइटिंग द डिस्कशन सेक्शन, जो आपने डिस्कशन किया है किसी पर्टिकुलर सेक्शन या टॉपिक के बारे में, उसके बारे में आप राइट डाउन करते हैं, है ना। तो मेन बॉडी में बहुत काम की चीज़ें लिखी जाती है, काम की चीज़ें लिखी जाती है, मतलब जिस चीज़ को आप समझाना चाहते हो सामने वाले को, उस चीज़ को आप बॉडी सेक्शन में लिखते हैं, है ना। देन आपका थर्ड वन इज क्लोजर, इसी क्लोजर को कंक्लूजन बोला जाता है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोजर मतलब कंक्लूजन होता है, कि लास्ट में आप क्या चीज़ सीखते हैं उस पर्टिकुलर राइटिंग से, या फिर क्या चीज़ समझाना चाहते हैं सामने वाले को, वो चीज़ कंक्लूजन में लिखा जाता है। रिकमेंडेशंस, ठीक है, कि हम इस तरीके से इस पर्टिकुलर चीज़ को अच्छा कर सकते हैं, वो रिकमेंडेशंस में आते हैं। रेफरेंसेस, कि आपने जो राइटिंग लिखी है उसको आपने किसी और के थॉट्स को या फिर किसी और के लाइंस को आपने उसमें इंक्लूड किया है क्या, तो आप उस तरीके से रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट, जैसे आपका सिलेबस लिखा होता है तो आप लोग लास्ट में देखेंगे कि रिकमेंडेशंस होते हैं, कि बुक का रेफरेंस दिया जाया रहता है, और रिकमेंडेशंस भी होते हैं कुछ कुछ उसमें। एब्स्ट्रैक्ट, बैक मैटर्स, लास्ट में जो चीज़ें ज़रूरी है जाननी उसको बैक मैटर्स बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हाइड है उस पर्टिकुलर चीज़ में, मतलब आपने जो बॉडी में जो चीज़ें अच्छे से ब्रेक डाउन नहीं करा है उसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, रिपोर्ट आपने बना लिया है उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। उसके बाद सेविंग रिपोर्ट, जो रिपोर्ट आपने क्रिएट किया है उसको क्या करते हैं, सेव करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़, है ना। तो इस तरीके से रिपोर्ट्स को सेव करके रखा जाता है ना। तो ये फॉर्मल रिपोर्ट्स में आप लोग देख सकते हैं, है ना। आपके बाद इनफॉर्मल में क्या होता है, एलिमेंट ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट, ठीक है। तो एलिमेंट्स को पढ़ना है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, ठीक है, इसको भी पढ़ना है। इनफॉर्मल में क्या होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है और आप प्रोफेशनली किसी चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। हो सकता है किसी कंपनी ने किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पे कुछ इन्वेस्टिगेशन बैठाया है, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ेगा, बातों को
छुपा के रखना पड़ेगा, इनफॉर्मल तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तो वो सब चीज़ें जान जाएगा तो वो बचने की कोशिश कर सकता है। इस वजह से क्या हो सकता है, उसमें इनफॉर्मली उसको पता नहीं होगा और उस पर इन्वेस्टिगेशन चलते रहेगा इस तरीके से। तो ये सारी जो चीज़ें होती है कॉन्फिडेंशियल होती है, आपको छुपा के रखनी होती है, तो इसीलिए उसको इनफॉर्मल रिपोर्ट्स बोला जाता है। ठीक है, सर्विस वर्क, ठीक है, एक्शन लेटर और प्रपोजल, इस तरीके से जो चीज़ें होती है वो मेमो रिपोर्ट्स, टिपिकल मेमो रिपोर्ट, ये क्या होते हैं हम लोग आगे जब इस चीज़ को पढ़ेंगे तो हम लोग आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपका लास्ट 4th मॉड्यूल में क्या है, रिव्यू एंड एडिटिंग। इसका मतलब क्या है, जब आपने कोई राइटिंग कर ली, ठीक है, टेक्निकल राइटिंग आपने कर ली, तो आप उसको रिव्यू करते हो, फिर से देखते हो कि क्या कोई मिस्टेक है क्या, कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है क्या, और अगर आपको लगता है कि चेंजेस करने हैं तो आप एडिट करते हो उसमें। ठीक है, तो एडिटिंग मेथडोलॉजीज़ का हम मेथडोलॉजीज़ को देखेंगे और उसके बाद एग्जांपल्स भी देखेंगे रिव्यू का, कि किस तरीके से रिव्यू किया जाता है और क्या-क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं उसके, उसको हम लोग देखेंगे। तो रिव्यू मतलब फिर से आपने जो चीज़ लिखी है उसको ऊपर से नीचे फिर से एक बार चेक करना, और अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, उसको चेंजेस को एडिट ही बोला जाता है। ठीक है, तो एडिट करेंगे, इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। देन आपका है लास्ट वन इज़ ओरल प्रेजेंटेशन। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन अगर कभी दिया हो या कभी सुना हो तो ओरल प्रेजेंटेशन क्या होता है, उसमें बोला जाता है। ठीक है, और प्रेजेंटेशन मतलब आप जैसे पीपीटी वाले फॉर्मेट में अगर आप किसी भी आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं तो उस तरीके से, या किसी टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसको ओरल प्रेजेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन दो टाइप का होता है। अगर आप टेक्निकल जैसे हम लोग सीएस वाले हैं तो हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो ओरली कम होता है, हमारा जो पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जैसे मैं आपको अभी प्रेजेंट कर रही हूँ, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आती है। लेकिन ओरल आप जब बता के किसी चीज़ को प्रेजेंट करें देन उसको ओरल प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, तो ओरल प्रेजेंटेशन के क्या कितने टाइप्स होते हैं वो देखेंगे, कैसे प्रिपेयर किया जाता है उस चीज़ पे बात करेंगे, विजुअल एड्स कैसे डाले जाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम लोग अपने पीपीटी में क्या करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि उसमें इमेजेस, डायग्राम, ये सारी चीज़ें हो ताकि वो अट्रैक्टिव लग सके और इंगेजिंग लग सके। ठीक है, और जब टेक्निकल राइटिंग करते हैं तो क्या क्या बाधाएं आती हैं, इम्पीडिमेंट्स मतलब होता है आपका बाधाएं। ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है उसके बारे में भी देखना है। मेंटेनिंग राइटिंग स्किल, आपको राइटिंग स्किल आपकी अच्छी करने के लिए किन चीज़ों को मेंटेन करते हुए चलना रहता है उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। और मेजरिंग रिपोर्ट रिजल्ट, ठीक है, जो रिपोर्ट हमने जनरेट की है उसका जो रिजल्ट आता है तो वो क्या हमारे अकॉर्डिंग आया है कि नहीं, और उसमें क्या क्या गलतियां हुई, इसको भी मेजर करना होता है लास्ट में, है ना। तो इस तरीके से सारे मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं। ठीक, और ये 4th मॉड्यूल तो आपका आसान है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, और आपका मेन कंटेंट आप देखेंगे तो 3rd और 4th मॉड्यूल में ही है, नहीं एक्चुअली 2nd और 4th मॉड्यूल में। ठीक है, तो फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा और सेकंड वाला जो मॉड्यूल है उसमें डिटेल में बहुत सारे पार्ट्स को कवर कर दिया गया है। तो मेन आपका जो टेक्निकल आपका मॉड्यूल है बोल सकते हैं वो सेकंड मॉड्यूल है। 3rd मॉड्यूल में भी रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है क्योंकि रिपोर्ट जनरेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, देन आपका 4th वन उसमें आते हैं रिव्यू और एडिटिंग, लास्ट में जो बचा खुचा काम रह जाता है वो यहाँ पे आता है। और ऐसा नहीं है कि ना प्रेजेंटेशन ऐसा बचा खुचा काम में मत कैलकुलेट करना, ये सबसे मेजर और सबसे क्रूशियल पार्ट होता है। क्यों, क्योंकि आपको अपने आइडिया को जब तक अच्छे से प्रेजेंट करना नहीं आया तो वो चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है ना। तो किस तरीके से टेक्निकल राइटिंग करनी चाहिए और किस तरीके से इन सिलेबस को हम लोग देखेंगे वो आगे जब जब क्लास स्टार्ट होंगी तब हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल राइटिंग क्या होता है। खैर इसको हम लोग बेसिक से ही लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब भी आपकी फर्स्ट क्लास आएगी उसमें आप लोग पूरी डिटेल में आप चीज़ों को देखने वाले हैं। तो ये आपका एक ब्रीफ हो गया पूरे सिलेबस में कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीज़ों पे ध्यान ज़्यादा देना है ना। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, ये इससे कन्वीनियंट हो जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो सिलेबस डिस्कशन मैं मानती हूँ कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।